हेलो नमस्कार साथियों, यहाँ पुनः में आप सबका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दोस्तों वीडियो पार्ट 4 है दोस्तों। ये आपका पार्ट 4 है दोस्तों, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो जो शरीक हुए थे दोस्तों उनका कुछ नाम छूट गया। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। देखिए, एंग्लो इंडियन की तरफ से गए थे केटी पाल दोस्तों। कौन गए थे? केटी पाल दोस्तों। और दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे दोस्तों। और देशी रियासत से दोस्तों 14 नरेश गए थे। देशी रियासतों से 14 राजा गए थे दोस्तों। चलिए नोट में देखिए, ध्यातव्य है कि इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था दोस्तों। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने इस सम्मेलन का सभापतित्व किए थे दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने प्रथम पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी। सम्मेलन में दोस्तों मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी। इसी तरह अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, लेकिन उपस्थित प्रतिनिधियों में एकता का अभाव था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सम्मेलन के निष्कर्षों में ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ का निर्माण, प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन तथा केंद्र में द्वैध शासन पर सहमत हुई। और दोस्तों देखिए, तेज बहादुर सप्रू, SR जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। और 5 मार्च 1931 को अंततः एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। गांधी इरविन समझौते पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने हस्ताक्षर किए, जबकि सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी इरविन समझौता दोस्तों, इसे हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। सरोजिनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन कहा दोस्तों। सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था? दो महात्माओं का मिलन कहा। इस समझौते के अंतर्गत जो शर्तें वायसराय इरविन द्वारा मानी गई थी वे निम्न है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप है उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाए। फिर नेक्स्ट देखिए, भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं। भारतीय जो है समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय लोग शराब व स्वदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा में के भीतर धरना दे सकते हैं दोस्तों। क्या बोला गया कि भारतीय लोग जो है शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर कानून की सीमा में के भीतर धरना दे सकते हैं। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वाले को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाई दोस्तों। मतलब सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वाले को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। और नेक्स्ट था दोस्तों, सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कांग्रेस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेगी। फिर कांग्रेस की तरफ से गांधी ने इन निम्न बातों को स्वीकार किया दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी। गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया। और श्री के एम मुंशी ने इस समझौते को भारत के संविधान के इतिहास में एक युग परिवर्तन घटना कहा दोस्तों। किंतु इस समझौते के कारण कांग्रेस के वामपंथी विशेषकर युवा वर्ग में गंभीर असंतोष था। युवा कांग्रेसी नेताओं में गांधी जी के प्रति असंतुष्टि का कारण क्रांतिकारी भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा से न बचा पाने की वजह से था। इन तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी पर लटका दिया गया दोस्तों। ये हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं।
देखिए मार्च 1931 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ दोस्तों। मार्च 1931 में क्या हुआ, कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन था दोस्तों, वो कहाँ पे हुआ था, वो आपका कराची में संपन्न हुआ था। युवाओं द्वारा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। कराची अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। साथ ही पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव भी स्वीकार किया दोस्तों। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी दोस्तों। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था दोस्तों। ब्रिटिश लिबरल पार्टी के नेता पत्रकार एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा दोस्तों। चलिए हम लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखिए 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला दोस्तों। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। दक्षिणापंथी प्रतिक्रियावादी सैमुअल होर भारत सचिव तथा विलिंगटन भारत का वायसराय बन चुका था दोस्तों। विलिंगटन जो था भारत का वायसराय बन चुका था उस समय दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए, इस सम्मेलन में गांधी जी के साथ राजपूताना नमक जहाज में महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला और मीराबेन भी थी। कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्य सरोजिनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता BR अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन दिसंबर में समाप्त कर दिया गया। इसी सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा दोस्तों। विंस्टन चर्चिल इसी सम्मेलन में गांधी जी को क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर। कौन बोला, विंस्टन चर्चिल दोस्तों। देखिए 28 दिसंबर 1931 को गांधी लंदन में खाली हाथ निराशा बम्बई पहुंचे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे असंतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया मैं उसे नीचे नहीं होने दिया, उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। भारत आकर गांधी जी ने वेलिंगटन वायसराय से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। दूसरी तरफ गांधी इरविन समझौता को भी सरकार ने दफन कर दिया। अंततः मजबूर होकर गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। मजबूर होकर क्या किया, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 1934 तक चला दोस्तों। जनवरी 1932 में कांग्रेस कार्य समिति सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। इस बीच देश के अनेक भागों में किसानों में असंतोष की लहर फैल चुकी थी। विश्वव्यापी मंदी के कारण कृषि की उपज के दाम गिर गए। लगान तथा मालगुजारी का बोझ उनके लिए असहनीय हो गया था। आंदोलन शुरू होने के शीघ्र बाद शीर्ष नेताओं गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फर खान,
पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में आदि को गिरफ्तार कर सरकार में कांग्रेस को गैर कांग्रेसी संस्था घोषित कर उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। नेक्स्ट देखिए, आपातकालीन शक्तियों से संबंधी अध्यादेश सरकार द्वारा निकाले गए। मतलब आपातकालीन शक्तियों से संबंधी अध्यादेश सरकार द्वारा निकाले गए। प्रदर्शनकारी तथा सत्याग्रहियों पर लाठियों से प्रहार किया गया। गांव में कर अदा न करने वाले किसानों को जमीन, पशु और मकान आदि को जब्त कर लिया गया। सरकार ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता सरकार ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय प्रमुख नेताओं समेत बड़ी संख्या में, कुछ स्रोतों में यह संख्या 1 लाख से ऊपर बताई गई है, लोगों को जेल भेजा। अप्रैल 1934 में गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। आगे चलिए, सांप्रदायिक पंचायत देखिए। कम्युनल अवार्ड 1932। अंग्रेजों को बांटो और राज करो। अंग्रेजों की नीति थी कि बांटो और राज करो की नीति के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेवजे मैकडॉनल्ड 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदाय के प्रतिनिधियों के विषय में एक पंचार्ट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक कम्युनल पंचार्ट कहा गया दोस्तों। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ ही इस नए पंचायत में दलित वर्ग भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया। फिर देखिए, पूना पैक्ट सितंबर 1932 में दोस्तों कब हुआ? 24 सितंबर दोस्तों। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने यरबदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया। इसी समय टैगोर गांधी जी के बारे में कहा, भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे। मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से सितंबर 1932 में गांधी जी दलित नेता अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। अब पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 और कुछ स्रोतों में 148 है आरक्षित की गई। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 18% सीटें के आरक्षण प्रावधान किए गए। दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने समझौता पर हस्ताक्षर किए। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी और हरिजन उत्थान दोस्तों। दलित वर्गों को हरिजन नाम गांधी जी ने दिया दोस्तों। पूना समझौता के बाद गांधी जी रुचि अस्पृश्यता विरोधी का आंदोलन के प्रति अधिक हो गई। इसी समय उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की दोस्तों। और सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। 8 मई 1633 को गांधी जी अछूतों के प्रति हिंदुओं के दुर्व्यवहार पर पश्चाताप तथा हरिजन सेवा में लगे कार्यकर्ताओं के समर्थन में देश के अस्पृश्यता को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से अनशन पर बैठे। 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा में हरिजन यात्रा प्रारंभ की, जो 9 महीने तक उन्होंने देश के दौरा करते हुए 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। यात्रा के दौरान उन्हें कई स्थानों पर काले झंडे दिखाए गए, उनकी सभाओं को भंग कर दिया गया, उनके विरुद्ध पर्चे बांटे गए। नेक्स्ट देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 24 सितंबर 1932 तक चला। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब तक? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में गतिविधियों से
आबादित ब्रिटिश सरकार ने अपने संवैधानिक सुधारों को जारी रखा और 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का लंदन में आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। 24 दिसंबर 1932 को सम्मेलन समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया और श्वेत पत्र पर विचार हेतु लॉर्ड लिंथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति गठित की गई। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल होर द्वारा भारत शासन अधिनियम हेतु ब्रिटिश संसद में बिल पेश किया गया। ब्रिटिश सम्राट ने अगस्त 1935 में इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी और यह विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना गया। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर रहकर लोकतांत्रिक समाजवादी अधिकारों के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रही थी। इस पार्टी ने मजदूरों एवं किसानों की उन्नति के लिए कार्य किया तथा साम्यवादी पार्टी के सर्वहारा वर्ग अधिनायकत्व का विरोध किया। पार्टी ने 1936 में अपनी मेरठ थीसिस में यह स्पष्ट घोषित किया कि समाजवाद तक पहुंचने के लिए राष्ट्रवाद एक आवश्यक कदम है। इसलिए पार्टी ने विभाजनकारी प्रवृत्तियों का प्रबल विरोध किया। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू समाजवाद का लक्ष्य विश्व में फ्रांसीसी तथा प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध रहते हुए संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संघर्ष को केंद्रित रखने का रखा गया। तो नेहरू यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के अस्वीकृत हो गया। दोस्तों, प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडल का गठन 1937, लखनऊ 1936 और फैजपुर 1936 से 37 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन सभी गुट चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। जनवरी फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए कांग्रेस में 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। दोस्तों, कांग्रेस बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस बहुमत से वंचित रह गई। दोस्तों, जब लोग नेक्स्ट ऊपर देखते हैं, प्रांतों के प्रधानमंत्री। मद्रास के प्रधानमंत्री, उसमें प्रधानमंत्री चलता था दोस्तों, सी राजगोपालाचारी मद्रास के प्रधानमंत्री बने। अब बिहार के प्रधानमंत्री बने थे श्री कृष्णा सिंह और उड़ीसा के प्रधानमंत्री उसमें बने थे BN दास और मध्य प्रदेश के NB खरे, बाद में रविशंकर शुक्ल जो NB खरे के इस्तीफे के उपरांत बने। दोस्तों, संयुक्त प्रांत जिसे उत्तर प्रदेश बोलते हैं। दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत यहाँ से बने थे। बम्बई से BG खैर बने थे तो प्रधानमंत्री। दोस्तों, असम से मोहम्मद सादुल्लाह गोपीनाथ बरदोई सदुल्ला के इस्तीफा के बाद बने थे। उत्तर पश्चिमी प्रांत में डॉक्टर खान साहब बने थे और सिंध प्रांत में अल्लाह बख्श बना था। दोस्तों, बंगाल में फजूल हक प्रधानमंत्री बने थे। और पंजाब में सिकंदर हयात खां प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों, पंजाब के कौन बने थे? सिकंदर हयात खां। दोस्तों, चलिए हम लोग आगे की ओर कूच करते हैं। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बिहार और बम्बई और उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। इसी तरह कुल 8 प्रांतों में, कुछ मानक स्रोतों में 7 भी दिया गया है, कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार का गठन किया। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार का गठन किया। कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग मिलकर बंगाल में बनाया। दोस्तों, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया, जिसे संसदीय उप समिति का नाम दिया गया। इसके सदस्य सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समय प्रांत प्रमुखों का प्रधानमंत्री, प्रांत के प्रमुखों को प्रधानमंत्री कहा जाता था। दोस्तों, नेक्स्ट देखिए,
कांग्रेस सरकार ने अपने 28 माह से संक्षिप्त शासनकाल में यह प्रमाणित कर दिया कि वह केवल जन संघर्षों के लिए ही जनता का नेतृत्व नहीं करती, बल्कि उनके हित में राज्य सत्ता का भी प्रयोग कर सकती है दोस्तों। इसी समय 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय योजना समिति गठित की। इसके माध्यम से कांग्रेसी सरकारों ने योजना समिति गठित की गई। इसके माध्यम में कांग्रेसी सरकारों ने योजना विकास में हाथ बटाने के प्रयास किए। लॉर्ड लिंथगो ने भारतीयों और कांग्रेस प्रतिनिधियों की अनुमति के बिना ही यह घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल है। अतः इसका विरोध कांग्रेस शासित प्रांतों और मंत्रिपरिषद ने कांग्रेस कार्य समिति की अनुमति के बाद त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया दोस्तों। कांग्रेस की त्रिपुरी संकट 1939 देखिए दोस्तों। 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया दोस्तों। इसमें राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने। वे गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सिद्धारमैया को परास्त कर दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए। इस हार को गांधी जी अपनी व्यक्तिगत हार बताया। चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया, लेकिन गांधी जी ने सलाह देने से इनकार कर दिया। इस स्थिति में अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस से पृथक होकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कांग्रेस से पृथक यानी अलग हो गए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अगस्त प्रस्ताव देखिए। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 दोस्तों। कांग्रेस के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 में रामगढ़ तत्कालीन बिहार उस समय था दोस्तों, आयोजित किया गया। इसमें ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया कि केंद्र में अंतरिम सरकार गठित की जाए। लॉर्ड लिंथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम दिया गया, जिसमें अंतरिम सरकार के गठन करने की मांग को खारिज कर दिया गया दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव में अधोलिखित प्रावधान सम्मिलित थे। युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था गठन की जाएगा। देखिए, एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। वायसराय कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध कोई प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया तथा पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण मुस्लिम लीग प्रस्ताव को अस्वीकार किया। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग देखिए। खिलाफत और असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का जो दृश्य देखने को मिला हुआ अब सांप्रदायिकता में बदल चुका था। कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को प्रायः मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर
इकबाल ने 1930 में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में विरासत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 1933-35 के बीच कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र पाकिस्तान शब्द को गढ़ा। इनके परिकल्पित पाकिस्तान, पंजाब, अफगानिस्तान प्रांत, जम्मू कश्मीर और सिंध और बलूचिस्तान को शामिल होना था। इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में फजलुल हक और सिकंदर हयात खां महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुई। इस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 में क्रिप्स प्रस्तावों में मिली। प्रस्तावों में व्यवस्था थी कि ब्रिटिश भारत का कोई राज्य यदि भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहे तो उसे आज़ादी मिलेगी। फिर देखिए 23 मार्च 1943 को लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। सरकार की बांटो और राज करो की नीति में पृथक पाकिस्तान की मांग की संरक्षण प्रदान किया गया। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन देखिए दोस्तों 1885 से 1997। अब मैप देखिए, कलकत्ता में सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुआ दोस्तों। देखिए 1896, 1906, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917, 1920, 1928, 1933 कलकत्ता में दोस्तों। उसके बाद बम्बई में देखिए, फिर बम्बई में कितना अधिवेशन हुआ स्पेशल 85, 1889, 1904, 1915, 1918, 1934, 1942 स्पेशल इतना आपका बॉम्बे में हुआ दोस्तों। पटना में देखिए 1912 में हुआ दोस्तों। फिर एक गया में 1922 में हुआ दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों अमृतसर लाहौर में फिर देखिए 1893 हुआ, 1900, 1919 और 1929 हुआ दोस्तों लाहौर में। चलिए आप लोग इस मैप को रोक के वीडियो धीरे धीरे देख लीजिएगा कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ। फिर मद्रास में देखिए दोस्तों इतना अधिवेशन हुआ 1887, 1894, 1898, 1903, 1908, 1914, 1987 ये सब मद्रास में हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 देखिए कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध और युद्ध को अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की था दोस्तों। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ किया गया और दोस्तों 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने दोस्तों। पहले सत्याग्रही और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। 2 चरण में चलने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह दूसरा चरण जनवरी 1941 में शुरू हुआ। इस सत्याग्रह में लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल गए, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, विधानमंडल के सदस्य भी शामिल थे और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए क्रिप्स मार्च 1942 दोस्तों। क्रिप्स मार्च 1942 जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से उसके प्रतिद्वंदी राष्ट्र परेशान हो गए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन आदि देश ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाल रहे थे। परिणाम स्वरूप चर्चिल ने